Assalamu alaikum students, welcome you all in your grade 8 physics class. In the last class we discussed two Muslim scientists, Al-Biruni and Ibn al-Haytham of chapter 1, and today we will start the remaining three Muslim scientists. So open your book and come to page number 5. अल-बैरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी था। अफ़गानिस्तान में एक इलाका में पैदा हुए जिसका नाम अल-ख़वारज़म है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 973 AD और डेट ऑफ डेथ जो थी वो 1048 AD। इन्होंने 150 बुक्स फिज़िक्स पर लिखी हैं। कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड मेडिसिन, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जेक्ट पर बुक्स लिखी हैं इन्होंने। महमूद गज़नवी के दौर में रिसर्च लेबॉर्ट्री की डिमांड की। इनकी कारकर्दगी को जानते हुए इनको एक लैब दी। ये 1017 AD में ये वाक़या पेश हुआ। इन्होंने मूवमेंट ऑफ अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बताया कि ये गोल है। इससे पहले तस्वर किया जाता था कि ज़मीन एक फ्लैट सरफेस है और ज़मीन कैसे सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है और चाँद कैसे ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में घूमता है। ये सब कुछ एक बुक में लिखा था जिसका नाम बहुत मशहूर किताब है इनकी, कानूनुल मसूदी। इसमें सारी बातें लिखी थी इन्होंने डायमीटर ऑफ अर्थ के बारे में बताया था कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है। तो अल-बैरूनी के मुताबिक ये तकरीबन 6335 किलोमीटर है डायमीटर ऑफ अर्थ। इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया, यानी ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई के नापने का तरीका बताया इन्होंने। और सरकमफ्रेंस बताया ज़मीन का, यानी ज़मीन का इर्द गिर्द का एरिया। और ज़मीन की डेप्थ के बारे में बताया इन्होंने। जियोलॉजी वाले जो कुछ आज कर रहे हैं उन सब की बेस अल-बैरूनी ने रखी है। अल-बैरूनी ने मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटीज़ मालूम की और इन्होंने सबसे पहले इंडस वैली के बारे में बताया। इन्होंने यही बताया कि ये समंदर की तह थी, इंडस वैली, वादी सिंध जिसको कहते हैं, बेसन ऑफ एन ओशन, ये इन्होंने सबसे पहले बताया अल-बैरूनी ने। तो अल-बैरूनी ने बहुत सी बुक्स ऐसी लिखी हैं जो आज भी यूज़ हो रही हैं और उनके कानून को यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने डेंसिटीज़ वेरियस मेटल के बारे में बताया, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के बारे में, और इन्वेंट किया था मेथड इसका। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो है, ही टोल्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लोटिंग इन स्पेस जस्ट लाइक अ ग्रैप फ्लोटिंग इन वाटर, जैसे कि ये तैर रहे होते हैं स्पेस में। और क्या था, he disclosed that Indus Valley was once the basin of an ocean। तो अल-बैरूनी ने साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये हमारे अकाबिरीन हैं और इनके जो है मेथड को और इनकी टेक्नोलॉजी को यूरोप ने अडॉप्ट किया है और वो आज जो है वो लीड कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड को। इसी तरह इनके बाद हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिन्होंने फ़िज़िक्स की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिसे फ़िज़िक्स की दुनिया में नोबेल प्राइज़ मिला। पाकिस्तानी फ़िज़िक्स की दुनिया में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया जिसकी बदौलत इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया।
इनका पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम था। और ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? तो ये 29 जनवरी 1926 को पंजाब के एक इलाका झंग में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट कॉलेज में हासिल की। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। वहीं पर वो एज ए लेक्चरर की हैसियत से लग गए। पीएचडी के लिए बरतानिया चले गए। 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है पीएचडी की। 1950 की दिहाई में फिजिस्ट ये समझ रहे थे कि दुनिया में जो है 4 किस्म की फोर्सेस हैं, जिसको फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। पहली फोर्स क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी फोर्स क्या थी? वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो होती है। तीसरी फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी फोर्स ग्रेविटी। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस नहीं हैं। इन्होंने इन दोनों फोर्सेस को यकजा करके इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहलाया, जो कि एक्सप्लेन की यूनिफिकेशन थ्योरी में। और इन्होंने एक सेंटर कायम किया थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम पर इटली में, ट्राइड्स, ये इटली में है। इसके बाद हमारे पास जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम ये भी पाकिस्तानी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो ये जो है 27 अप्रैल 1936 को इंडिया के एक शहर भोपाल में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर ख़ान था, जो कि महकमा तालीम में ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। और इनकी वालिदा का नाम जुलेखा था। और इब्तिदाई तालीम भोपाल में हासिल की। 1952 में हिमालय स्कूल से मैट्रिक किया और फिर 1957 में ग्रेजुएशन की। कराची से पाकिस्तान आए थे। इनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। और भाई जो थे 2, वो 1947 को जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये उसी दौरान जो है ना ये आगे थे, कराची में सेटल हो गए थे। फिर इन्होंने अपने भाई को बुलवाया, डॉक्टर कदीर ख़ान जो है वो फिर इनके पास आए हैं। और फिर यहाँ से इन्होंने 1963, ये असल में एक्चुअली स्टार्टिंग ही से बड़े नेक सीरत इंसान थे और सबक से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। और इनके बारे में ये भी आता है कि ये आज़ान भी दिया करते थे मस्जिद में, 5 वक्त के पाबंदी से नमाजी भी थे, नमाज अदा करते थे। अच्छा, इनके बाद फिर इन्होंने 1963 में हॉलैंड से फ़िज़िकल मिनरलॉजी में एमएससी की और 1966 में वापस पाकिस्तान आ गए। फिर बेल्जियम से पीएचडी की इन्होंने। 1974 में यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम करने का मौका मिला। हॉलैंड में अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सैलरी तकरीबन $2500 थी, जो कि उस वक़्त के लिहाज से पाकिस्तानी करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 30,000 रुपीज़ बनते हैं, 30,000। इन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, जॉब छोड़ दी। वहाँ पर इनको जॉब मिली हुई थी, इन्होंने वहाँ से छोड़ दी इसको और पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ इनकी मुलाकात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई। भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से पूछा कि डॉक्टर ख़ान, मुझे साफ साफ और सच सच बताएं, क्या आप बम, मेरा मतलब है एटम बम, तैयार कर सकते हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा, क्यों नहीं, बना सकता हूँ। इसके बाद इनको मौका मिला तो तकरीबन 6-7 साल में इनको लेबॉर्ट्री दी गई। इस्लामाबाद के पास एक जगह है जो कहूटर रिसर्च लेबॉर्ट्री के नाम से है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम पर की गई थी।
वहाँ पर इन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत की, काम किया लैब में, क्योंकि इससे पहले जो हमारे हमसाया मुल्क हैं हिंदुस्तान, इन्होंने ये न्यूक्लियर पावर बन चुके थे फिर। तो भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमें न्यूक्लियर पावर बनाए पाकिस्तान को, और इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो मेहनत करते गए। और उसके बाद जो है इन्होंने 28 मई 1998 को पाकिस्तान में चागी के मकाम, चागी पाकिस्तान के एक सूबा है बलूचिस्तान का, चागी के मकाम पर 5 धमाके किए, कामयाब धमाके, और इस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। और हमसाया मुल्क जो है हमें मैली नज़र से नहीं देख सकता। ये सब जो है, इसका क्रेडिट जो है ये सब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। तो ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अभी भी हयात हैं, और अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, और इसी तरह हम जो हैं इस पर अमल करें और इनके जो है इनको फॉलो करें। तो इस तरह जो है हम भी इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस पेज को आप केयरफुली रीड करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।